सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एच के ऑफिशियल। सो चलिए, एंड ऑफ योर फिफ्थ सेमेस्टर आई एम हियर टू हेल्प यू रिगार्डिंग योर इलेक्टिव वन सब्जेक्ट। सो सब सब्जेक्ट्स में तो आई कांट हेल्प, बट IoT सब्जेक्ट में आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल ऑफ द मास्टर सॉल्यूशंस। एंड ये थोड़ी सी वीडियो होगी जिसमें हम PYQs डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 एंड 4 के लिए मैं ये वीडियो क्रिएट करूंगी, एंड आपका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो डेफिनेटली सेम वीडियो यूनिट 5 एंड 6 के लिए भी आपको आ जाएगी कल तक। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड कि एग्जैक्टली आपको IoT में पढ़ना क्या है। अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी होगी मोस्टली, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा कम पॉसिबिलिटी है कि आपके PYQs जो है वो रिपीट होंगे, क्योंकि मैंने 2025 से लेके 2022 तक के सारे PYQs कवर करे हैं मास्टर सोल्यूशन में। एंड अब तक मैंने सारे सब्जेक्ट्स के मास्टर सॉल्यूशंस क्रिएट करे हैं, लेकिन इतना ज्यादा मतलब PYQs के बीच में डिफरेंस नहीं देखा है। तो कुछ ना कुछ लाइक एक ऐसा समझ सकते हो कि मैक्स टू मैक्स एक दो क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं। लेकिन हम लोग ये कंसीडर करेंगे कि अगर हम 2025 से 2022 तक के सारे PYQs एक बार पढ़ लेंगे यूनिट वाइज, तो हमारा प्रिपरेशन जो है वो अच्छा होगा। एंड डेफिनेटली हम लोग अपने जो क्वेश्चंस इस बार हमारे पेपर में आ रहे होंगे उनको बहुत इजीली टैकल कर पाएंगे। ठीक है, अब वन शॉट्स क्रिएट करना ये अब आई थिंक कि इज नॉट द टाइम अब, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, बट आई एम नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ पूरा डेडिकेशन इस बार IoT के लिए तो मास्टर सोल्यूशन पे ही दिया है। सारे सब्जेक्ट्स के मास्टर सोल्यूशन इसी पैटर्न में थे, जिसमें 2025 से 2022 तक आपके सारे PYQs कवर हुए थे। एंड डेफिनेटली हर पेपर में मैंने ही ऑब्जर्व किया है कि सारे के सारे पेपर्स में आपके मास्टर सोल्यूशंस में से क्वेश्चन आए थे। इसका मतलब है कि PYQs रिपीट हुए थे। द सेम थिंग वी कैन एक्सपेक्ट हियर एज वेल, लेकिन मैं आपको सारी की सारी पॉसिबिलिटीज बता दूंगी कि किस हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब ये सारे मास्टर सॉल्यूशंस के लिए आपको गूगल फॉर्म फिल करना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में है। बिल्कुल भी आपको सारे नोट्स के साथ ये नहीं मिलेगा, सेपरेट यही मास्टर सॉल्यूशन ऑफ IoT के लिए ग्रुप क्रिएट किया है। तो आप एकदम लोअर प्राइस में जाके उसको बाय कर सकते हो। बहुत ज्यादा कम प्राइस है, इससे ज्यादा कम मैंने आज तक कभी नहीं रखा है, लेकिन प्लीज आप जाके उसको देख सकते हो। अगर आपको समझ में आएंगे तो बहुत इजीली आप लोग उसको पढ़ पाओगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो से आपको आइडिया भी आ जाएगा कि एग्जैक्टली मास्टर सॉल्यूशंस किस वे में आपको जो है ना एक्सप्लेन करेंगे चीजें। तो चलिए, अब बहुत सारी हमारी बात हो गई IoT से रिलेटेड, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 2025 के PYQs एक्सप्लेन करूंगी, एकदम लाइन टू लाइन मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी विद और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 यूनिट 3 के हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 हम यूनिट 4 के डिस्कस करेंगे। बहुत इजीली मैं आपको सब समझा दूंगी। खैर, ये यूनिट 3 का मास्टर सोल्यूशन है, जो कि अगेन 51 पेजेस का है। तो सारे के सारे PYQs इसमें आपके कवर है। सारे के देखो, अब आपको आप बोलोगे हमें तो GPT भी आंसर दे रहा है, तो GPT आपको आंसर दे रहा होगा, लेकिन जो डायग्राम्स है, जो स्पेसिफिक डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है हर क्वेश्चन के अंदर, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए ना एक कंप्लीट हैंडबुक हो जाएगी, जो आप प्रिपेयर कर सकते हो जिसका यूज करके। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको आया था 2025 में, वो था इवेल्युएट द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच स्टेप इन IoT डिजाइन मेथडोलॉजी। अब अगर IoT डिजाइन मेथडोलॉजी पे क्वेश्चन आता है, देखो आपको काफी क्वेश्चन सेम दिखेंगे, लेकिन मैं आपको काफी कीवर्ड्स बता रही हूँ जो आपको याद रखने हैं। अगर मेथडोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन है, मेथडोलॉजी यानी कि सिस्टमैटिक प्रोसेस। ठीक है, एक प्रोसेस सिस्टमैटिक मतलब कि हम ऐसे नहीं है कि रैंडमली कोई भी IoT डिजाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। हम एक प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करते हैं, एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं, जिससे आपका IoT सिस्टम क्रिएट होता है ना। एंड वो यूजेबल भी बनता है, स्केलेबल, सिक्योर एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी बनता है। तो वो क्या है, वो प्रॉपर सीक्वेंस या वो मेथडोलॉजी क्या है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर हर एक स्टेप की आपको इंपॉर्टेंस पूछी गई है। तो टोटल आपके पास कितने स्टेप्स हैं देख लो, टोटल आपके पास 9 स्टेप्स हैं। अब आप बोलोगे कि भाई हम लोग क्या इसको ऐसी
समझ लें, अपने मर्जी से लिख लें। देखो आप अपनी मर्जी से इंपॉर्टेंस तो लिख सकते हो, लेकिन आपको ये हर एक स्टेप का जो नाम है ये परफेक्टली याद होना चाहिए, ठीक है। एंड ये आपको तभी समझेगा जब कोई आपको बताएगा। तो प्लीज इस चीज को याद रखो। आप थोड़ा सा 10 मिनट इस क्वेश्चन में दो। ये जो है ना हेडिंग्स, ये सब याद कर लो। कौन सी हेडिंग्स? ये 9 हेडिंग्स, ये 9 आपके स्टेप्स हैं आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी के लिए। अब मैं एक एक आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला है आपका पर्पस एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सारी की सारी स्पेसिफिकेशन ही है। आप 4-5 बार बस इसको सीक्वेंस में रीड कर लोगे, आपको याद हो जाएगा डेफिनेटली। एंड इसको इसी स्टेप्स में आपको लिखना होगा अगर आपको मेथोडोलॉजी पे क्वेश्चन आता है तो। फाइन। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है पर्पस एंड रिक्वायरमेंट। अब आप कोई भी चीज बनाने जा रहे हो तो उसका कोई पर्पस होता है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट होती है ना। कोई प्रॉब्लम वो सिस्टम आपका सॉल्व कर रहा होता है ना। तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपको ये आईओटी सिस्टम क्रिएट क्यों करना है। वही आपका पहला आपका स्पेसिफिकेशन है। क्या है? विच क्लियरली डिफाइंस व्हाई द आईओटी सिस्टम इज नीडेड। आपको जो की वर्ड मेंशन करना है पेपर के अंदर, देखो वो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस लाइन के अंदर। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है कि आपका सिस्टम एग्जैक्टली करने क्या वाला है, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं जो कि एग्जैक्टली आप किस क्वालिटी का आपका सिस्टम होगा, क्या सिक्योरिटी, क्या परफॉर्मेंस, क्या स्केलेबिलिटी होगी। तो इससे रिलेटेड होता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो बस आपने अगर ये दो कीवर्ड्स भी मेंशन कर लिए तो आपका ये पूरा जो है वो कंप्लीट समझा जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। पर्पस यानी कि व्हाई, रिक्वायरमेंट्स यानी कि व्हाट एग्जैक्टली। क्लियर है? सो आई होप यू अंडरस्टूड द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है आपका प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। अब आप समझ गए कि हाँ मुझे एक सिस्टम बनाना है, क्यों बनाना है, पर्पस, सारी चीजें आपके दिमाग में है। एक वर्क फ्लो आपके पास होना चाहिए कि एग्जैक्टली मैं एंड सिस्टम तक कैसे पहुंचूंगा, क्या डेटा फ्लो हमारा हो रहा होगा, ठीक है। तो वो एक जो सीक्वेंस है, वो जो प्रोसेस है, वो आप सेकेंड स्टेप में जो है डिफाइन करते हो, ठीक है। कैसे डिवाइसेस से नेटवर्क में डेटा फ्लो होगा, फिर नेटवर्क से एप्लीकेशन में, देन एप्लीकेशन से यूजर में, जो डेटा फ्लो का प्रोसेस है ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाता है। तो प्रोसेस से आप क्या याद रखोगे? प्रोसेस से आप याद रखोगे फ्लो, ठीक है। फ्लो किसका? फ्लो ऑफ डेटा। क्लियर है? तो दो आपको याद हो गए, पर्पस एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, एंड सेकेंड है आपका प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। थर्ड आ जाता है आपका डोमेन मॉडल स्पेसिफिकेशन। तो जो डोमेन मॉडल स्पेसिफिकेशन है ना, ये फिजिकल एंटिटीज को आइडेंटिफाई करता है। मतलब आप कितने, अब ठीक है आपके पर्पस रिक्वायरमेंट समझ में आ गई, आपका प्रोसेस समझ में आ गया, लेकिन अब बताओ कि एग्जैक्टली जो फिजिकल चीजें हैं जो हमारे हाथ में होंगी वो कौन सी होंगी। तो कौन से डिवाइस हम यूज करेंगे, कौन से सेंसर्स, कौन से यूजर्स तक हमारा जो सिस्टम है वो जा रहा होगा। तो ये सारी चीजें आइडेंटिफाई होती हैं थर्ड स्टेप में, ठीक है। यहाँ पर हम रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं बिटवीन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है? तो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। बस हम यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड और डिजिटल सिस्टम के बीच में एक ब्रिज का एक्ट कर रहे होते हैं। मतलब सिंपली आप ऐसे समझो कि हम लोग एक हार्डवेयर जो चीजें हैं हमारी, वो सारी इसमें इकट्ठा कर रहे हैं एंड बस अपने डिजिटल सिस्टम के साथ उनको कनेक्ट कर रहे हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड द थर्ड थिंग, ठीक है। तो डोमेन से आपको बस याद रखनी है क्या? फिजिकल एंटिटीज यानी कि रियल वर्ल्ड एंटिटीज। क्लियर? I hope you got it. Then you have information model specification. तो information model के अंदर कुछ नहीं, अब आप जो है जैसे डेटा से जो रिलेटेड चीजें हैं, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा टाइप्स, डेटा फॉर्मेट, है ना, ये सारी चीजें यहाँ पर डिफाइन होती हैं, जिसके वजह से आपको हेल्प होती है इन डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा एनालिटिक्स। क्लियर है? सो ये बहुत ज्यादा सिंपल सा स्टेप था जिसमें हम इंश्योर करते हैं क्या? कंसिस्टेंट डेटा रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस द सिस्टम, ठीक है। तो जो आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 4 डिवाइस यूज कर रहे हो, चारों डिवाइस में अलग डेटा शो हो रहा है ना। आपको क्या करना है? आपको हर एक डेटा में सेम कंसिस्टेंट डेटा का यूज करना है ताकि आपका डेटा सेम रहे, कंसिस्टेंट रहे। तो वो है आपका इंफॉर्मेशन मॉडल। आई होप यू अंडरस्टूड। तो इंफॉर्मेशन मॉडल से आप क्या याद रखोगे? डेटा रूल्स को याद रख रहे होगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, डेटा रूल्स को आप यहाँ पर याद रख रहे होगे, ठीक है, डेटा रिलेटेड। फिफ्थ आपके पास आता है सर्विस स्पेसिफिकेशन।
तो अब आपको यहाँ पर डिफाइन करना है कौन सी सर्विसेज हैं जो अब आपका सिस्टम प्रोवाइड करेगा। आपने सिस्टम क्रिएट कर लिया, अब कौन से सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहा होगा, क्या ये मॉनिटरिंग के सर्विसेज हैं, कंट्रोल सर्विसेज हैं, या अलर्ट वाली कुछ सर्विस ये प्रोवाइड कर रहा है ना। तो इससे हमें पता चलता है एग्जैक्टली हम इस पर्टिकुलर सिस्टम को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। देन आईओटी लेवल स्पेसिफिकेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, आर्किटेक्चर लेवल डिसाइड होता है। मतलब कि क्या ये सिंगल डिवाइस होगा या फिर ये ऐसा डिवाइस होगा जो गेटवे और क्लाउड से कनेक्टेड होगा, है ना। तो ऐसे हिसाब से हम चूज करते हैं कि ये एग्जैक्टली ऐसा किस टाइप का मॉडल होगा, है ना। तो इससे हमारी जो स्केलेबिलिटी है और कॉस्ट है ये जो है डिसाइड होता है, ठीक है। तो आईओटी लेवल यानी कि आर्किटेक्चर लेवल, क्लियर। देन फंक्शनल व्यू स्पेसिफिकेशन। तो फंक्शनल व्यू यानी कि आप पहले ही दिमाग में डाल लो, फंक्शनल व्यू यानी कि ब्लॉक्स। हम अपने सिस्टम को ब्रेक करते हैं फंक्शनल ब्लॉक्स के अंदर, कौन से डिवाइसेस हैं, कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है ना, कौन सा डेटा मैनेजमेंट का पोर्शन है, कौन सा एप्लीकेशन का पोर्शन है। तो ऐसे ऐसे हम पोर्शंस में यानी ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं अपने पूरे के पूरे सिस्टम को। तो इसी को बोला जाता है फंक्शनल व्यू स्पेसिफिकेशन। अब हम इसको क्यों डिवाइड करते हैं, ताकि हमारी जो क्लैरिटी है वो इम्प्रूव हो और डिजाइन मॉड्यूलैरिटी इम्प्रूव हो। इसके वजह से जो सिस्टम है ना वो इजी टू डेवलप और मेंटेन बनता है, क्लियर है। देन डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशनल व्यू आता है आपके पास। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे जो पूरे के पूरे कंपोनेंट्स हैं अब वो डिप्लॉय होते हैं फाइनली, है ना। तो आप जब वेबसाइट बनाते हो लास्ट में क्या करते हो, डिप्लॉय करते हो। तो ये वो लास्ट वाला फेज है जिसमें आप डिप्लॉय करते हो। क्लाउड गेटवे डिवाइस का कोई भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जो भी नेटवर्क इश्यूज हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, मेंटेनेंस इश्यूज हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आपके कंसीडर होते हैं और रियल टाइम परफॉर्मेंस इंश्योर किया जाता है, क्लियर है। तो डिप्लॉयमेंट मतलब कि एग्जैक्टली अब आपका सिस्टम कहाँ रन करेगा, क्लियर। देन आपके पास आता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट। एप्लीकेशन डेवलपमेंट एकदम लास्ट का आपका स्टेप है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो यूजर इंटरफेस है वो डेवलप होता है और जो डैशबोर्ड्स हैं वो डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर आपकी क्या है, इट अनेबल्स विजुअलाइजेशन, कंट्रोल एंड एनालिटिक्स, क्लियर। तो इस स्टेप के अंदर डायरेक्टली यूजर से जो मतलब आपका कनेक्शन है, जो यूजर एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपका डिजाइन किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आई होप यू अंडरस्टूड। सो आई होप यू गॉट ऑल ऑफ द 9 स्टेप्स। तो ये 9 स्टेप्स को आपको बैठ के इनकी स्टेप मतलब जो हेडिंग है वो अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि अब आपको जो डिस्क्रिप्शन लिखना है वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो जहां भी आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी आएगा वहां पर आपको ये 9 स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है। फाइन, आई होप यू गॉट इट। नाउ द सेकेंड वन, जो क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर मतलब 2025 में ही आया था, इट वाज दैट कि डिमॉन्स्ट्रेट स्कैडा पिलर ऑफ आईओटी विद सुटेबल आईओटी सिस्टम। ये स्कैडा का क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है एंड इसीलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर देती हूँ। प्लीज इसको अच्छे से आपको जो है रिवाइज करके जाना है, काफी सारे चांसेस है ये आएगा, क्लियर। अब ये जो स्कैडा है ना ये शॉर्ट फॉर्म है, इसकी एक फुल फॉर्म क्या है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। अब जो आईओटी है ना उसके कुछ पिलर्स हैं, उसके अंदर जो स्कैडा पिलर है ये अगेन बहुत ज्यादा मेजर पिलर है जो कि फोकस करता है ऑन मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड एक्वायरिंग डेटा। आप इसकी फुल फॉर्म ही याद रखो एंड इस फुल फॉर्म में ही आपको समझ में आ रहा है। सुपरवाइजरी मतलब मॉनिटर करना, कंट्रोलिंग कंट्रोल करना, देन डेटा एक्विजिशन यानी डेटा एक्वायर करना, है ना। तो यही 3 काम है इसके एंड वही आपका नाम भी यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है। तो आई होप यू गॉट कि ये एग्जैक्टली किन चीजों पे फोकस कर रहा है, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड एक्वायरिंग डेटा। और कौन सा डेटा, रियल टाइम डेटा। ये कुछ नहीं करता है, देखो आपके पास जो सेंसर्स हैं, जो आपके पास कंट्रोलर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनको कनेक्ट करने का काम कौन करता है, आपका स्कैडा करता है, ताकि वो जो पूरे कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो आपके नेटवर्क पर रहें, है ना। इसीलिए इसी को इंटरनेट ऑफ यहाँ पर आपका लिखा था मैंने कहीं लाइक नहीं लिखा है, बट इसको क्या बोला जाता है, इंटरनेट ऑफ कंट्रोलर्स बोला जाता है ना। स्कैडा को इंटरनेट ऑफ कंट्रोलर्स बोला जाता है क्योंकि ये काफी सारे कंट्रोलर्स को, सेंसर्स को, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का काम करता है ना। तो प्लीज अगर स्कैडा का क्वेश्चन आता है ना तो आपको ये 3 वर्ड्स तो बहुत अच्छे से याद रखने हैं, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड एक्वायरिंग डेटा। फाइन, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। अब ये जो डायग्राम है ये बहुत सिंपल डायग्राम है, मैं आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन करती हूँ एंड आप इसको जितना आपके दिमाग में आए उसको प्लीज बनाने का ट्राई करना। एंड यहाँ पर आप इसको बॉक्सेस से जो है दिखा सकते हो। तो सबसे पहले बॉक्स में आप दिखाओगे क्या है, आपका स्कैडा सिस्टम है। ये स्कैडा सिस्टम क्या है, ये है आपका कंट्रोल सेंटर,
क्या है ये आपका कंट्रोल सेंटर। अगेन एक कंट्रोल सेंटर का काम क्या होता है, पूरे के पूरे प्लांट को सुपरवाइज करना, है ना, सारे के सारे पैरामीटर्स को मॉनिटर करना, सारे कंट्रोल कमांड्स को सेंड करना। तो बेसिकली ये आपके पूरे के पूरे सिस्टम का ब्रेन है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो ये आपका कंट्रोल सेंटर होगा। फिर आपके पास आता है ये मेन हब, है ना, ये मेन हब, इसको ही इथरनेट स्विच भी बोला जाता है, लेकिन आप मेन हब याद रख सकते हो। अगेन ये सेंट्रल कम्युनिकेशन हब की तरह काम करता है। ये क्या करता है, ये आपके स्कैडा सिस्टम को और आपके रिले रीडर को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। बाकी आपके पीएलसीज को भी ये कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन यहाँ पर यूज होता है वो यूज होता है आपका इथरनेट का, ठीक है। ये जो मेन हब यूज कर रहा है, ये सारी जो ग्रीन लाइंस है ना, ये सब आपकी इथरनेट की लाइंस है, यानी कि इसको आप लैन भी बोल रहे होते हो, है ना। तो ये जो ग्रीन ग्रीन आपके वायर्स आपको दिख रहे हैं, ये डायरेक्टली कनेक्टेड वायर्स हैं, जो कि है इथरनेट के वायर्स, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। तो सो जो सारा का सारा डेटा है वो कैसे पास होता है, इस हब के थ्रू पास होता है ना। तो ये हब क्या है, सेंट्रल कनेक्टर की तरह काम करता है, सेंट्रल कनेक्टर की तरह काम करता है। क्या आप इस चीज को याद रख सकते हो? हाँ। तो दो चीजें तो आपको समझ में आ गई। अब ये रिले रीडर क्या है, तो ये रिले रीडर आपका गेटवे की तरह काम करता है भाई। अब ये क्या है, तो देखो रिले रीडर जो है ना, ये कनेक्ट करता है आपके इस मेन हब को आपके पूरे के पूरे फील्ड नेटवर्क के साथ, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेट करता है ये किसके थ्रू करता है, देखो जो मेन हब से पास हो रही है वो सारी सारी ग्रीन वायर्स है, मतलब कि वो इथरनेट की वायर्स है। जो रिले रीडर से पास हो रही है वो रेड वायर है, एंड इस रेड वायर का नाम है मॉडबस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मॉडबस प्रोटोकॉल यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ पर सारा का सारा जो डेटा है वो मल्टीपल इंडस्ट्रियल यूनिट से कलेक्ट होता है। एंड मतलब इसमें क्या क्या हो सकते हैं, अब देखो ये जो है सारे के सारे आपके इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं, यूनिट्स हैं। इसके अंदर आपका टेम्परेचर स्कैनर हो सकता है, ट्रांसफॉर्मर्स हो सकते हैं, डीजे यूनिट्स हो सकते हैं, काफी सारे आपके जो भी आपको नजर आ रहे हैं। तो ये सारे यूनिट्स हैं, है ना। इसका मेन जॉब कुछ नहीं है, बस यहाँ से डेटा कलेक्ट करना है ना। तो रिले रीडर क्या करता है एग्जैक्टली, फील्ड डेटा को क्रिएट कलेक्ट करता है और फिर उसको जो है आगे फॉरवर्ड करता है ना। तो गेटवे मतलब क्या है, आपके ब्रिज की तरह ये काम करता है। फाइन। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दीज 4 कंपोनेंट्स, है ना। अब आपके पास आ जाते हैं क्या, ये पीएलसीज। ये पीएलसीज नजर आ रहे हैं। ये पीएलसी क्या है, पीएलसी यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हर एक इंडस्ट्रियल यूनिट का उसका खुद का पीएलसी होता है ना। तो अब ये क्या है, ये तो पूरी फील्ड है, तो हर एक का क्या होगा, पीएलसी होगा। तो हम कंसीडर कर रहे हैं, चलो ये यूनिट 1 है, इसका पीएलसी ये है, यूनिट 2 का पीएलसी ये है, यूनिट 3 का पीएलसी ये है ना। तो पीएलसी के फंक्शन क्या है, वो सेंसर्स का जो डेटा है वो रिसीव करता है ना, कंट्रोल लॉजिक एग्जीक्यूट करता है और फिर जो है ये कनेक्ट करता है मेन हब के साथ, है ना। तो जो पीएलसी है वो क्या है, डिसीजन मेकिंग कंट्रोलर है आपके यूनिट लेवल पे। क्या है, डिसीजन मेकिंग कंट्रोलर, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो इन कीवर्ड्स को। एंड ये हर एक यूनिट के अलग सेपरेट होते हैं। तो ये कंट्रोल ब्रेन है आपके क्या, यूनिट का। तो आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये क्या है, ये कनेक्ट किससे कर रहा है, जाके आप सारे मेन हब से कनेक्ट कर रहा है ना। फिर आपको ये दिख रहा होगा HMI 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 यानी ह्यूमन मशीन इंटरफेस, है ना। ये क्या है, ये लोकली कनेक्टेड होते हैं आपके हर एक पीसी के साथ। एंड ये ऑपरेटर्स वगैरह यूज करते हैं इसके अंदर। एंड जो भी आपका रियल टाइम स्टेटस होगा वो व्यू करने के लिए, मशीन्स को मैन्युअली कंट्रोल करने के लिए इसका यूज होता है। तो बेसिकली यूजर इंटरेक्शन पॉइंट है ना। तो अब ये पूरा वर्कफ्लो, मतलब ये पूरा सिस्टम जो है ये चलता कैसे है, तो देखो यहाँ पर आपके जो सेंसर्स हैं, सेंसर्स क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं फिजिकल डेटा। ये जो है सारे सेंसर्स है, राइट। तो ये क्या कर रहे हैं, सारा जो रियल टाइम डेटा है वो कलेक्ट कर रहे हैं। और ये रियल टाइम डेटा कनेक्ट होके कहाँ पे जा रहा है, आपके पीएलसी, क्योंकि ये सारे यूनिट्स है, राइट। ये हमने ऐसे दिखाया है, लेकिन ये एक एक यूनिट ऐसा होता है। तो एक एक यूनिट जो है आपका यहाँ पे, एंड डेटा आपके पीएलसी में जाता है। जैसे ही डेटा पीएलसी में जाता है, फिर ये कहाँ जाता है, आपके मेन हब से रिले रीडर के पास। रिले रीडर जो है वो कम्युनिकेट करता है यूजिंग मॉडबस, ये याद रखना।
ठीक है। फिर आपका ये जो पीएलसी है ये प्रोसेस करता है डेटा, कंट्रोल करता है फील्ड डिवाइसेस को। फिर जो डेटा है वो इथरनेट के थ्रू स्कैडा के पास जाता है ना। फिर ये स्कैडा सॉफ्टवेयर क्या करता है, कुछ नहीं, जो वो डेटा आया है उसको स्टोर कर लेता है अपने डेटाबेस के अंदर, ठीक है। फिर ऑपरेटर मॉनिटर करता है और कंट्रोल सिस्टम जो है बाकी आपका सारा जो है ना स्कैडा की स्क्रीन वगैरह पे एचएमआई का यूज करके हम लोग देख सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका फ्लो होता है। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। ये डायग्राम आपको अच्छे से क्रिएट करके मतलब एकदम बॉक्स बॉक्स में दिखा के आप बस ये नाम अच्छे से डालना, स्कैडा, मेन हब, रिले रीडर एंड ऑल। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। बस अब यही है पूरे के पूरे, इसमें मैंने यही एक्सप्लेन किया। अब आप इसको रीड कर सकते हो। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वर्किंग एंड ऑल ये वही है। वाई स्कैडा इज अ पिलर ऑफ आईओटी, क्योंकि ये रियल टाइम डेटा एक्विजिशन में यूज होता है, मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग में यूज होता है। बस आप वो 3 कीवर्ड्स याद रख लोगे तो स्कैडा का आंसर बहुत अच्छे से आप बना दोगे। देखो डायग्राम भी आपको मैंने समझा दिया है ना। इट इंटीग्रेट्स फिजिकल डिवाइसेस विद द डिजिटल सिस्टम, इंटरनेट ऑफ कंट्रोलर। देखो ये मैं आपको लिख के दिखाया था, तो ये इसको बोला जाता है। एप्लीकेशंस क्या क्या है, तो इंडस्ट्री में यूज होता है, पावर प्लांट्स में, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, स्मार्ट फैक्ट्रीज में आपके स्कैडा का जो है वो बहुत ज्यादा यूज होता है। तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2025 के थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। बाकी आपको देखो यहाँ पर कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजीज के बारे में मतलब एक्सप्लेन करना है। देखो मैं आपको एकदम ब्रीफ में समझा देती हूँ, क्योंकि इतना एकदम डिटेल में आपको समझाने का वैसे भी टाइम नहीं है। ये काफी सिंपल सा आपका जो है ना सब्जेक्ट है। इसमें आपको क्या एक्सप्लेन करना है, कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो कनेक्टिविटी क्या है, कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजीज मतलब जो कम्युनिकेशन के बीच में हम यूज करते हैं ताकि आपका कम्युनिकेशन अनेबल हो पाए आईओटी डिवाइसेस के अंदर, है ना। तो अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आईओटी डिवाइस है वो मतलब आपको डेटा सेंड भी नहीं कर पाएगा, रिसीव भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आपकी कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास 2 टाइप की कनेक्टिविटी होती है, वायर्ड और वायरलेस। आपको पता है, बहुत सिंपल, बस वायर्ड कनेक्टिविटी में आपको इथरनेट का और फील्ड बस का मतलब एक्सप्लेन करना है। और वायरलेस के अंदर आप आरएफआईडी का यूज एक्सप्लेन करोगे, वाईफाई का, सेल्यूलर नेटवर्क्स का और वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स का। बस ये 4 आपको वायरलेस में एक्सप्लेन करने हैं और 2 आपको वायर्ड में एक्सप्लेन करने हैं। बस आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। देखो बहुत सिंपल है। इथरनेट क्या है, आपने अपने कॉलेज के अंदर लैन कनेक्ट किया होगा, वो कौन सी केबल होती है, वाइट सी केबल, वो इथरनेट की केबल होती है ना। सिंपल है, आपने तो यूज भी करी हुई है। तो हम इसको क्यों यूज करते हैं, फिजिकल केबल्स को हम यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन, है ना, जिससे हमें हाई स्पीड नेटवर्क मिलता है, रिलायबल डेटा ट्रांसफर मिलता है ना। इसको कहाँ यूज करते हैं, तो बेसिकली इंडस्ट्रियल आईओटी और स्कैडा सिस्टम्स में यूज कर रहे होते हैं, है ना। बस आपको उसका यूज बताना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो, इलस्ट्रेट कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन आईओटी, है ना। तो बस प्रॉपर एग्जांपल के साथ, अब जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया कि स्कैडा बेस्ड इंडस्ट्रियल प्लांट, अभी अभी हमने डायग्राम देखा और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इथरनेट का यूज होता है। तो अब आप अच्छे से याद रख सकते हो कि कहाँ मतलब आपके इथरनेट का यूज होता है ना। तो एग्जाम्पल के थ्रू हमने बता दिया कि भाई स्कैडा में यूज होता है। सेकेंड आपका वायर्ड होता है फील्ड बस। ये जो है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि आप ऑटोमेशन में यूज करते हो। बस ये ऑटोमेशन वाला नाम याद रखना है। और अभी जो हमने ऊपर डायग्राम के अंदर ये मॉड बस देखी थी ना, ये मॉड बस देखी थी, ये मॉड बस ही है आपकी फील्ड बस का एग्जांपल। देख लो यहाँ पर एग्जांपल्स ऑफ फील्ड बस में मॉड बस आ गया। ये ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। बस इससे ज्यादा आपको इतने एग्जांपल्स भी देने की जरूरत नहीं है, आपको एक याद है, दैट इज इनफ, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। तो बस इसमें ऑटोमेशन के हिसाब से रियल टाइम का जो है वर्ड, इस रियल टाइम वर्ड का यूज करना आपको बहुत जरूरी है। क्लियर नाउ। वायरलेस कनेक्टिविटी के अंदर बस आपको कैसे दिखाना है, ये जो आरएफआईडी है, आरएफआईडी की यानी कि ये रेडियो वेव्स के अंदर आपका मतलब बेसिकली जो कम्युनिकेशन अगर रेडियो वेव्स के थ्रू हो रहा है तो मतलब वो आरएफआईडी का यूज हो रहा है वहां पे। क्लियर। तो देखो यहाँ पर कोई लाइन ऑफ साइट हमें रिक्वायर नहीं होती है। जो आप शॉपिंग मॉल्स के अंदर आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, एंड वो जो है आपका टैग रिमूव करते हैं बिल होने के बाद, तो वो जो टैग्स है अगर वो रिमूव नहीं हुए तो बेसिकली क्या होता है, वो प्रोडक्ट ट्रैक कर लिया जाता है कि ये इसका बिल नहीं हुआ है ना। तो वहां पर जो टैग्स का यूज होता है वो आरएफआईडी टैग्स होते हैं, जिसमें रेडियो वेव्स का यूज होता है, जिसमें आपके इतनी मैनुअल वर्क की काम नहीं है ना। सिंपल, अगर आपने मतलब प्रोडक्ट मैनेज करना
है, आपको देखना है कि कितनी जो है आपकी मतलब ना बचे हैं, कितने प्रोडक्ट्स आपके बचे हैं, जो भी है वो सब आप यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। तो RFID, आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये शॉर्ट रेंज वाले हैं, ऐसा नहीं है कि आप बहुत दूर से जो है प्रोडक्ट को ट्रैक कर रहे हो एंड वो आपको पता चल जाएगा, ऐसा नहीं होता, राइट। तो ये है आपका सबसे पहला RFID। सेकेंड आपका होता है वाईफाई। वाईफाई है मीडियम रेंज के लिए, तो एक पॉइंट तो आपका बन गया कि ये है शॉर्ट रेंज और वाईफाई है आपका मीडियम रेंज। क्लियर है। देन तो बेसिकली इसको हम लोग यूज करते हैं CCTV कैमरास के अंदर, जो कि वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, है ना। तो मीडियम रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए हम सिंपल वाईफाई का यूज करते हैं। आजकल हमें हाई डेटा रेट भी चाहिए, तो स्मार्ट होम्स और ऑफिसेस के अंदर हम लोग वाईफाई का यूज कर रहे होते हैं, है ना। तो RFID और वाईफाई आपको याद हो गया होगा। थर्ड आपका होता है सेल्यूलर नेटवर्क। सेल्यूलर नेटवर्क में GSM LTE आता है, सिंपल सेल्यूलर नेटवर्क भी आपने लिखा तो चलेगा। इसमें क्या होता है, आपकी लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन होता है। तो बेसिकली इसको हम यूज करते हैं, मतलब अगर हमें स्मार्ट व्हीकल्स को लोकेशन डेटा सेंड करना है तो LTE नेटवर्क का यूज होता है, जिसमें मतलब हम यूज करते हैं इसको वेयर वायर्ड और वाईफाई इज नॉट अवेलेबल, है ना। और मोबिलिटी है, मतलब आप यहाँ मतलब मूव कर रहे हो बेसिकली, तो उस केस में हम लोग सेल्यूलर नेटवर्क्स का यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। फोर्थ है आपका वायरलेस सेंसर नेटवर्क, लास्ट वन, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, मल्टीपल सेंसर नोड्स का यूज कर रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो सेंसर है वो डेटा सेंड करता है वायरलेसली, किसको सेंड करता है, आपके सेंट्रल नोड को सेंड करता है ना। तो बेसिकली इसको यूज करते हैं जब हमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेजर करनी होती है, तब वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स का यूज होता है ना। तो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। आपको 2 लिखने हैं वायर्ड के, इथरनेट और फील्ड बस। 4 लिखने हैं वायरलेस के, जिसमें आपने लिखना है क्या, RFID, वाईफाई, देन सेल्यूलर नेटवर्क्स एंड वायरलेस सेंसर नेटवर्क, है ना। तो बस आपका पूरा क्वेश्चन बन गया। फुल मार्क्स आपको इसके मिल भी जाएंगे। जस्ट इसके एग्जाम्पल्स की भी मैंने यहाँ पर टेबल बना दी है, तो आप अच्छे से इसको भी रिवाइज कर लेना, ठीक है। देन आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बहुत ज्यादा सिंपल के सेकंड ए क्वेश्चन है जो आपको और में पूछे गए हैं, ठीक है। और में सेकंड ए का क्या है, डिस्कस द सुटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन मॉडल्स फॉर स्पेसिफिक IoT एप्लीकेशन। अब देखो इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट कम्युनिकेशन मॉडल्स, है ना। बेसिकली आपको इसमें कम्युनिकेशन मॉडल को ही समझना है। अगर कम्युनिकेशन मॉडल आता है तो आपको कौन से मॉडल्स एक्सप्लेन करने हैं, देखो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल है आपका, फिर आपके पास है पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल, फिर आपके पास है पुश पुल मॉडल, और लास्ट है आपके पास एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल, है ना। तो ये 4 मॉडल्स आप ध्यान में रख लो। अब ये क्वेश्चन सूटेबिलिटी पे आया था, जिसमें हमें डिस्कस करना है कि ये कहाँ पर हम लोग इन कम्युनिकेशन मॉडल का मतलब सेपरेटली हमें बताना है कि ये कम्युनिकेशन मॉडल यहाँ यूज होगा, ये यहाँ यूज होगा। तो ऐसे आपको बताना है। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एक्सप्लेन करो, तो उसमें भी आपको यही लिखना है। देखो बहुत सिंपल से ये मॉडल्स हैं। सबसे पहला आपका जो मॉडल बनता है वो है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। मतलब कि एक क्लाइंट है, एक सर्वर है ना। ये क्लाइंट है, ये सर्वर है। क्लाइंट जब रिक्वेस्ट भेजेगा तभी सर्वर रिस्पॉन्स भेजेगा, है ना। तो ये आपका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल है ना, सिंपल सा। तो बस आपको ये यही लिखना है। इसमें क्या, हम जो HTTP कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था बेसिकली उसी के सिमिलर है ये, है ना। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, सुटेबिलिटी में हम लिख सकते हैं, सिंपल IoT एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, जिसमें डिवाइस का इंटरेक्शन कम है उसमें यूज कर सकते हैं। ऑन डिमांड डेटा एक्सेस जिस सिस्टम में हमें चाहिए उसमें इसका यूज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लिख के दिखा सकते हो कि जैसे कि वेदर डेटा है ना। तो उसमें क्या कर सकते हैं, अगर आपको वेदर का डेटा चाहिए तो आप रिक्वेस्ट भेजोगे एंड फिर आपको सर्वर जो है रिस्पॉन्स भेजेगा कि भाई ये है आज का वेदर। तो ये है आपका क्या, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। फिर आता है पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। तो पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल में जो डिवाइस है वो अपना डेटा पब्लिश कर देता है, ये होता है पब्लिशर, और ये होता है सब्सक्राइबर। बीच में आपका होता है ब्रोकर, है ना। बीच में आपके पास होता है ब्रोकर। ये क्या करता है, ये मतलब सब्सक्राइबर्स को देखता है कि कौन से सब्सक्राइबर को कौन सा डेटा चाहिए। तो पब्लिशर तो पब्लिश कर देता है, मतलब मैंने तो वीडियो अपलोड कर दी यूट्यूब पर। अब जो है मतलब स्टूडेंट सब्सक्राइबर्स बताएंगे भाई हमें किसकी वीडियो देखनी है ना। तो हमें आपकी CNS की वीडियो देखनी है, हमें आपकी IoT की वीडियो देखनी है। तो बेसिकली इस हिसाब से जो है सब्सक्राइबर अपने हिसाब से वीडियोस देखते हैं। तो ये यूट्यूब वाला जो सिस्टम है ये अगेन पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल वाला है। सब्सक्राइबर्स डेटा रिसीव करते हैं अपने इंटरेस्टेड टॉपिक्स का और बेसिकली देख सकते हैं, ठीक है। तो पब्लिशर एक भी हो सकता है, लेकिन एक है अगर, तो सब्सक्राइबर ऐसा नहीं कि एक ही होंगे, सब्सक्राइबर बहुत सारे हो सकते हैं, है ना।
तो ये क्या है, इसकी सुटेबिलिटी हाईली सुटेबल फॉर लार्ज स्केल IoT सिस्टम, है ना। इसमें आपके रियल टाइम अपडेट स्केलेबिलिटी भी सपोर्ट होती है एंड ये जो है आपके नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस करते हैं। क्लियर। इसका एग्जांपल देख लो, स्मार्ट सिटी ट्रैफिक मॉनिटरिंग, जिसमें IoT सेंसर्स क्या करते हैं, डेटा पब्लिश कर देते हैं कि भाई देखो यहाँ पर जो है ट्रैफिक ज्यादा है ना। तो ये MQTT का यूज करके होता है। अब जिसको जानना होगा कि यहाँ का ट्रैफिक क्या है, बस वही देखेगा, इंटरेस्टेड अगर होगा तो, अदरवाइज सबको थोड़ी पता चल रहा है ना। देन थर्ड है आपके पास पुश पुल मॉडल। तो ये सिमिलर लगेगा आपको पब्लिश सब्सक्राइब के, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो प्रोड्यूसर है वो डेटा को पुश कर देता है। ये है आपके पास क्यू, ठीक है, ये आपकी क्या है, क्यू है। यहाँ पर जो डेटा है वो पुश कर देता है। अब जो कंज्यूमर है वो पुल करता है, भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। मतलब मैंने क्या किया, मैंने टेलीग्राम पे नोट्स डाल दिए, अब जो जिसको चाहिए होगा एग्जैक्टली वही लेगा, है ना। तो वही तो मतलब जिसके हिसाब से। तो देखो यहाँ पर डेटा प्रोड्यूसर पुश कर देता है डेटा को क्यू के अंदर, और कंज्यूमर जो है उस क्यू से डेटा को पुल करते हैं जब उनको रिक्वायरमेंट है। आपने ले लिए, नोट्स रख लिए ना, एग्जाम के टाइम पढ़ रहे हो बैठ के आराम से, तो मतलब आप कब पढ़ रहे हो, एग्जाम के टाइम पे। तो जब आपको रिक्वायर्ड है तब आप उसको पुल कर रहे हो, है ना। तो ये अनसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, इसको हमारी सुटेबिलिटी क्या है, लोड बैलेंसिंग में सुटेबल है, लार्ज डेटा स्ट्रीम हैंडल करता है, यूजफुल वेयर द प्रोसेसिंग स्पीड वेरीज, है ना। तो इसका एग्जांपल है इंडस्ट्रियल IoT डेटा प्रोसेसिंग और सेंसर डेटा पुश्ड टू क्लाउड एनालिटिक्स सिस्टम। क्लियर। सो आई होप यू अंडरस्टूड। बाकी आपका लास्ट वन है एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल। तो यहाँ पर क्या है, आपका 1-to-1 परसिस्टेंट कनेक्शन होता है ना। मतलब आपका क्या है, सिंपल, आप हो एंड ये आपका जो है ना सेकेंड पर्सन है जिसके साथ आपको कनेक्शन करना है, या फिर दो डिवाइसेस हैं, तो इनके बीच में थ्रू आउट जो है वो कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट कर दिया जाएगा जब तक आपका जो है ना कहीं से क्लोज नहीं हो जाता, है ना। तो इसीलिए इसको बोला जाता है 1-to-1 परसिस्टेंट यानी हमेशा कनेक्शन रहेगा, है ना। कभी कभी फैक्ट्री चलती है, कभी कभी इंडस्ट्रीज के अंदर एक जो दो डिवाइस है उन्हें हमेशा कनेक्ट रहना पड़ता है, तो उसके लिए एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल का यूज किया जाता है ना। इसको कंटिन्यूअस डेटा एक्सचेंज के लिए यूज करते हैं। जैसे देखो आपकी वीडियो स्ट्रीमिंग है, आपका कंटिन्यूअस चाहिए ना, नहीं तो फिर अगर लाइव स्ट्रीम है एंड आपका डिवाइस ही कनेक्टेड नहीं है तो आपको क्या दिखेगा लाइव स्ट्रीम में, है ना। सो ये आता है आपका एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल में। तो ये चार आपको एक्सप्लेन करना है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, पब्लिश सब्सक्राइब और पुश पुल एंड एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल को। इनका सब मतलब समरी भी लिख दिया, आप देख लेना। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट RFID। इसका इस क्वेश्चन को, ये जो सेम है ना, ये RFID को आपको यूनिट 4 में भी क्वेश्चन आया है ना। तो प्लीज इसको अच्छे से करना, यूनिट 3 या 4 में कहीं तो आप इसको लिख ही दोगे। बहुत सिंपल है, RFID यानी शॉपिंग मॉल आपको याद रखना है। RFID यानी शॉपिंग मॉल। तो जो आपके प्रोडक्ट होते हैं उसपे जो टैग होता है उसका क्या सिस्टम है वो बस आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये अगेन इंपॉर्टेंट पिलर है आपके IoT का, ऑल्सो नोन एज इंटरनेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। इसमें रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है टू ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई एंड ट्रैक ऑब्जेक्ट्स, है ना। हमें मैन्युअली चीजें बैठ के देखना नहीं है, हमें ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करना है विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो हम इसको यहाँ पर यूज करते हैं। तो देख लो, इसको शॉपिंग हाउस, मॉल वगैरह में यहाँ पर यूज किया जाता है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, हमेशा यही डायग्राम बनाना RFID का। देखो आपके पास ये टैग है, टैग क्या कर रहा है, टैग जो है आपके रेडियो वेव्स जो है वो मतलब एमिट कर रहा है। एंटीना क्या कर रहा है, इसको देख रहा है भाई, डिटेक्ट कर रहा है, फिर वो जा रहा है रीडर के पास, है ना। तो ये रीडर क्या करेगा, रीडर के पास जाएगा तो ये कोड करेगा, डिकोड करेगा उस पर्टिकुलर सिग्नल को, है ना। यहाँ पे जो भी सिग्नल आपका सेंड हुआ है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल जो है एंटीना से सेंड हुआ है, वो यहाँ पर कोड होगा, डिकोड होगा, उसके बाद वापस से टैग में भेजा जाएगा, ऐसा होता है। बाकी यहाँ पर है आपका सिस्टम डेटा सेट, मतलब डेटा इनपुट, एग्जैक्टली डेटा कहाँ से रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो बस आपको ये ड्रॉ करना है, जिसमें इंपॉर्टेंट है आपका टैग, रीडर, और ये आप ऐसे समझ लो क्लाउड जैसा सिस्टम है, डेटाबेस वाला सिस्टम है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। अब इसमें आपको बस एक्सप्लेन करना है कंपोनेंट्स। देख लो, RFID बेस्ड IoT सिस्टम में RFID टैग एक्सप्लेन करो, जिस मतलब कि ये क्या है, ये आपके ऑब्जेक्ट को, प्रोडक्ट को अटैच होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, बस इतना याद रखोगे। RFID रीडर क्या करता है, रेडियो वेव्स एमिट करता है, रीड करता है डेटा फ्रॉम RFID टैग्स और फिर सेंड करता है कलेक्टेड डेटा टू द IoT सिस्टम, है ना। कम्युनिकेशन नेटवर्क जो बीच में हो रहा है वो किसके हेल्प से हो रहा है, वो इथरनेट, वाईफाई,
सेल्यूलर के हेल्प से हो सकता है, रीडर को कनेक्ट करना है हमें सर्वर या क्लाउड से तो उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ती है ना। तो ये सारी चीजें बस आपको एक्सप्लेन करनी है। RFID बेस्ड IoT एप्लीकेशन, हमें बस यहाँ पर पूरा वही प्रोडक्ट वाला सीन जो है कैसे वर्क हो रहा है वो आपको एक्सप्लेन कर देना है, दैट्स इट, बस उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। तो RFID रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया तो खुश हो जाना, क्योंकि छोटू सा ये डायग्राम है एंड आपको इसके कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करके वर्किंग एक्सप्लेन कर देनी है ना, बस इतना ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट आपका इजी क्वेश्चन था। अब देखो आपको एक केस स्टडी यहाँ पर है, प्रोवाइड अ केस स्टडी ऑफ होम ऑटोमेशन सिस्टम यूजिंग IoT कम्युनिकेशन मॉडल। अब ये तो बहुत सिंपल है, आपको इमेजिन करना है कि आपका घर अब स्मार्ट होम है ना, तो उसमें कैसे ऑटोमेशन सिस्टम आप चाहते हो कि फ्यूचर में आप करवाओ, है ना। जब मतलब बेसिकली आपकी कोई जॉब लग जाए, बहुत अच्छी सारी जॉब लग जाए, तो आप क्या करोगे, अपने घर को कैसे स्मार्ट बनाओगे, है ना। तो होम ऑटोमेशन सिस्टम यहाँ पर आपको मतलब एक्सप्लेन करना है जो आपको लगे, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप बताओगे भाई मेरे पास स्मार्ट डिवाइसेस सबसे पहले होनी चाहिए, है ना। अगर आपका पूरा का पूरा मतलब टीवी अगर पुराने जमाने का है तो उसमें कहाँ से आप स्मार्टनेस डालोगे, राइट। तो पहले तो डिवाइसेस स्मार्ट होने चाहिए, फिर आपके पास एक गेटवे होना चाहिए, वाईफाई या होम हब, उसके बाद एक सर्वर होना चाहिए, एंड फिर आपका जो मोबाइल ऐप है, वेब डैशबोर्ड है, वहां से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन क्या करना है, यूजिंग IoT कम्युनिकेशन मॉडल। अब सिर्फ आप होम ऑटोमेशन सिस्टम अपने सपने उस आंसर में डाल दोगे तो दैट इज नॉट इनफ, बोला गया है यूजिंग IoT कम्युनिकेशन मॉडल। यही क्वेश्चंस को मुझे आपको समझाना था इस वीडियो से। कम्युनिकेशन मॉडल अगर आया है तो आपको एक्सप्लेन करना है भाई मॉडल्स में, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल का यूज करोगे तो क्या कर सकते हो, आप पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल का यूज करोगे तो होम ऑटोमेशन में कैसे यूज कर सकते हो, पुश पुल मॉडल का यूज करोगे तो कैसे, एक्सक्लूसिव पेयर का यूज करोगे तो कैसे। अब आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे आपको पूछा जाता है, कैसे घुमा के पूछा जाता है। पहले तो आप होम ऑटोमेशन सिस्टम सुन के अगर आपने अपने सपने डाल दिए तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कम्युनिकेशन मॉडल का आपको यहाँ पे यूज करके बताना है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, चलो ऑब्वियस सी बात है, सर्वर मतलब आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट भेज रहे हो क्लाइंट एंड सर्वर आपको आंसर दे रहा है। तो बेसिकली आप यहाँ पर एलेक्सा का एग्जांपल ले सकते हो, आप एक रिक्वेस्ट ही तो बोलते हो उसको कि भाई डू दिस ऑन द फैन एंड ऑल, तो फिर वो क्या करता है, यस फैन ऑन। तो ये है आपका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। तो वैसे ये लाइट ऑन का वाला आप एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हो। फिर पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल में आप क्या एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि कोई मोशन सेंसर है, वो क्या कर रहा है, मोशन डिटेक्टेड उसने ये डाला, तो यूजर जो है उसको एकदम इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल गया, तो ये क्या है, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल है ना। सेंसर ने पब्लिश करा डेटा टू क्लाउड, और मोबाइल ऐप का जो सब्सक्राइबर होगा, जिसने उस पर्टिकुलर सिस्टम को सब्सक्राइब करा होगा, उसको वो मतलब इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल गया, तो ये है पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। पुश पुल मॉडल मतलब कि अब जो सेंसर ने डेटा तो पुश कर दिया है डेटाबेस में, अब आपकी मर्जी, जो जिसको एनालिटिक्स करनी है वो कभी भी उसको पुल कर सकता है ना। तो अगर हमें डेली के जैसे कि आपका जो है ना लाइट का मीटर है ना, तो वो क्या कर रहा है, वो डेली जो सेंसर है वो तो डाल ही रहा है कि ये आज का ये बिल हुआ, आज का ये इतने यूनिट्स हुए, है ना। आपको अगर चाहिए कि मुझे भाई डेली की रिपोर्ट चाहिए, तो बेसिकली आपकी मर्जी के हिसाब से आप डेटा पुल कर सकते हो, है ना। तो यह है पुश पुल मॉडल। एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल के अंदर आपका कंटिन्यूअस कनेक्शन होता है बिटवीन डिवाइस एंड सर्वर। तो इसमें स्मार्ट CCTV कैमरा, जिसमें आपके हमेशा लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग जो है वो चल रही होती है, तो इसमें आपके एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल का यूज होता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि इस आंसर को आपको फ्रेम कैसे करना है। फिर आप एक छोटी सी वर्किंग करके दिखा सकते हो, एडवांटेजेस बता सकते हो, दैट्स इट। 2024 के भी PYQs हैं इस PDF में, 2023 के भी हैं, 2023 नवंबर के PYQs हैं, देन 2022 के PYQs एंड अगेन 2022 नवंबर के PYQs। तो इतने सारे हैं। अब आप जैसे मैंने आपको ये मतलब आपको 2025 के एक्सप्लेन कर दिए, अब सिमिलर पैटर्न में अब जाके आपको सारे पढ़ लेने हैं। एंड बिलीव मी इतनी सिंपल लैंग्वेज है कि आपको बस एक दो बार क्वेश्चन पढ़ जो आंसर्स हैं वो पढ़ के आपको याद ही हो जाएंगे, है ना। तो मैंने जो आपको एक तरीका बताया है ना कि क्वेश्चन में कीवर्ड्स सुनो, पहले पढ़ो, देखो मेथोडोलॉजी बोला है तो आपको क्या लिखना है ये याद रखो, वरना पेपर में बहुत कंफ्यूजन होती है IoT के स्पेशली, है ना। सो आई होप यू अंडरस्टूड। यूनिट 3 के हमने सारे PYQs डिस्कस कर लिए हैं। नाउ लेट अस सी यूनिट 4 के मतलब PYQs ओनली ऑफ 2025 गाइस। बाकी आपको पूरे मास्टर सोल्यूशन के लिए आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो इन द डिस्क्रिप्शन। सिम मतलब एक नॉमिनल सा प्राइस है अराउंड 159 रुपीज, आप जो है उसको ले सकते हो एंड डेफिनेटली अपना IoT के लिए सारे के सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब मैं ज्यादा इसको खींचूंगी नहीं, यूनिट 4 को मैं बहुत इजीली आपको फास्ट फास्ट समझा देती हूँ, है ना।
क्वेश्चन क्या है देख लो यहाँ पर, या क्रिटिकली, अब हाँ ये देखो ये वर्ड का मतलब मुझे आपको बताना था। कभी भी क्रिटिकली इवेल्युएट ये क्वेश्चन में आ जाए, है ना, तो हमेशा आपको क्या करना होता है ये याद रखो। क्रिटिकली इवेल्युएट क्वेश्चन में आपके सारी की सारी चीजें एक्सपेक्टेड होती हैं। एग्जैक्टली अभी आपको बोला गया है रोल, तो रोल एक्सप्लेन करना है, फिर आपको उसकी एडवांटेजेस और लिमिटेशंस एक्सप्लेन करनी होती है क्रिटिकली इवेल्युएट में। ये आपको कोई नहीं बताएगा। रिमेंबर दिस थिंग, क्रिटिकली इवेल्युएट आया है तो एडवांटेजेस और लिमिटेशंस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब क्वेश्चन क्या है कि आपको क्रिटिकली इवेल्युएट करना है द रोल ऑफ वायरलेस सेंसर नेटवर्क यानी कि WSN प्रोटोकॉल इन अनेबलिंग एफिशिएंट कम्युनिकेशन अमंग सेंसर नोड्स इन IoT डिप्लॉयमेंट्स। तो आपको बेसिकली यहाँ पर WSN का मतलब एक्सप्लेन करना है, इतना याद रखो, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात रोल क्या है, ये जो वायरलेस सेंसर नेटवर्क प्रोटोकॉल है, इट प्लेज अ की रोल इन IoT डिप्लॉयमेंट्स। तो हमेशा याद रखो, जैसे यहाँ पे भी क्वेश्चन में लिखा है डिप्लॉयमेंट के टाइम पे आपके WSN का यूज होता है। इसका जो की फीचर है जो आपको याद रखना है, की वर्ड्स मैं आपको इसको बोल सकती हूँ, आपका है लो पावर, लो कॉस्ट एंड रिलायबल कम्युनिकेशन, है ना। इसको हम क्यों यूज करते हैं, हमारे पास काफी सारे नंबर ऑफ सेंसर नोड्स हो सकते हैं, उसमें अगर हमें लो पावर, लो कॉस्ट और रिलायबल कम्युनिकेशन चाहिए तो WSN का यहाँ पर यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो WSN प्रोटोकॉल है जो कि डिजाइन हुआ है टू प्रोवाइड एफिशिएंट एंड रिलायबल कम्युनिकेशन, जिसमें आपका एनर्जी कंजम्पशन सबसे ज्यादा मिनिमम होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। अब क्या रोल है, तो अब हमने जो मतलब मैंने आपको बता दिया ना, लो कॉस्ट एंड ये एनर्जी एफिशिएंट, बस अब आपको यही लिखना है रोल्स में। सबसे पहला रोल है एनर्जी एफिशिएंट कम्युनिकेशन, यानी कि आपकी एनर्जी कम से कम यूज होती है एंड आपका जो डेटा है वो मतलब अमाउंट ऑफ ट्रांसमिटेड डेटा इसके वजह से कम होता है। ये आपको याद रखना है। क्या है देखो, WSN प्रोटोकॉल के अंदर एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो IEEE और ZigBee, ये आपके WSN के प्रोटोकॉल्स हैं। इनको डिजाइन किया गया है फॉर लो डेटा रेट एंड लो पावर ऑपरेशन, है ना। ये क्या रिड्यूस करते हैं, अमाउंट ऑफ ट्रांसमिटेड डेटा, ड्यूटी साइकिल ऑफ रेडियो एंड फ्रेम ओवरहेड, ये सब इनको रिड्यूस करने का काम है। इससे अच्छा आप डेटा रेट लो है और पावर ऑपरेशन लो है, बस इतना भी लिख दोगे तो इट इज इनफ, है ना। तो इसके वजह से जो सेंसर नोड्स हैं वो सालों साल काम करते हैं छोटी सी बैटरी पे, जो कि काफी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है IoT डिप्लॉयमेंट्स के अंदर, है ना। जो कि लेस पावर है लेकिन हाँ लॉन्ग लाइफ है, तो इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो एनर्जी एफिशिएंट है। सेकेंडली ये लार्ज नंबर ऑफ सेंसर नोड्स को सपोर्ट करता है, मतलब कि आपके स्टार हो गए, पीयर टू पीयर हो गया, मेश हो गया, क्लस्टर ट्री टोपोलॉजीज हो गई, तो ये सबको यहाँ पर ये सपोर्ट करता है। दिस अलाउज स्केलेबल IoT डिप्लॉयमेंट जैसे कि स्मार्ट सिटीज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग, तो ये सारे जो है यहाँ पर आपका WSN यूज होता है। क्यों, क्योंकि ये वाली चीज सपोर्ट करता है। अभी हम इसको देखेंगे, स्टार, पीयर टू पीयर, मैश टोपोलॉजीज वैसे आपको पता भी होंगी, तो ये जो है काफी सारे आपके डिप्लॉयमेंट्स में यूज होती हैं, इसलिए WSN का यूज होता है। क्लियर। फिर ये लेयर्ड प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर भी फॉलो करता है। कैसा लेयर प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर, तो आपके पास ये देखो ये प्रोटोकॉल स्टैक है आपके WSN का, जिसमें एप्लीकेशन लेयर है, नेटवर्क लेयर, मैक लेयर, फिजिकल लेयर, है ना। आप इसको ऐसे रीड करते हो। तो बेसिकली ये जो फिजिकल और मैक लेयर है ये आपके IEEE से डिफाइंड है, और जो नेटवर्क और एप्लीकेशन लेयर है ये ZigBee डिफाइन करता है ना। तो बस आप इसको याद रख सकते हो कि ये जो है एक सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक लेयर की, जो कि हर एक लेयर मतलब पुट इन करता है, तो बहुत ज्यादा इजीली आपका जो सिस्टम है वो वर्क करता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। तो ये लेयर्ड प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर भी ये फॉलो करता है। रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन होता है, क्यों, क्योंकि ये मैक लेयर है ना। मैक लेयर क्या प्रोवाइड करती है, एक्नॉलेज्ड फ्रेम डिलीवरी, फ्रेम वैलिडेशन होता है यूजिंग CRC, कौन सी है ये, एरर डिटेक्शन टेक्निक, देन चैनल एक्सेस यूजिंग CSMA CA। क्या ये आपको वर्ड्स याद आ रहे हैं, हमने लास्ट ईयर इनसेम में पढ़े हुए हैं, है ना। तो प्लीज आपको इस चीजों को याद रखना है। मैक लेयर जो है वो आपकी रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, ठीक है। वैसे इतना इनफ है। स्टिल एफिशिएंट राउटिंग एंड डेटा एग्रीगेशन में भी इसका यूज होता है। अब आपने क्या कर दिया, एडवांटेजेस यानी रोल्स तो इसमें बता दिए, अब आपको लिमिटेशंस भी बताने हैं। क्यों, क्योंकि आपको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है ना। तो देखो, while WSN protocols are essential, they have some limitations कि जो डेटा रेट है भाई वो लिमिटेड है, हम इससे ज्यादा जो है ना डेटा
सेंड नहीं कर सकते, सो इट इज अनस्यूटेबल, जैसे कि फॉर वीडियो स्ट्रीमिंग या फिर हाई बैंडविड्थ के जो आईओटी एप्लीकेशंस हैं। सेकेंडली सिक्योरिटी का कंस्ट्रेंट है, क्योंकि लिमिटेड डिवाइस के रिसोर्सेज हैं तो स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन डिफिकल्ट है, इसीलिए सिक्योरिटी भी यहाँ पर आपको होती है, बिकॉज डिवाइसेस जो है वो आपके वल्नरेबल हैं टू स्पूफिंग, ईव्सड्रॉपिंग, डॉस अटैक्स। ओके, अंडरस्टूड। शॉर्ट कम्युनिकेशन रेंज है, तो इससे ज्यादा ये आपकी जो है रेंज बढ़ नहीं सकती, तो अगेन ये एक डिसएडवांटेजेस है। देन इंटरऑपरेबिलिटी इश्यूज, यानी कि आपका जो है ना अलग वेंडर के साथ आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते प्रोटोकॉल्स को, है ना। सो ये है आपका प्रॉब्लम। सो ये आई होप यू अंडरस्टूड, एंड ये सारी चीजें हैं जहां पर आपके WSN प्रोटोकॉल्स का यूज होता है। तो मुझे बताओ इस आंसर में आपको कैसे समझ में आया एडवांटेजेस? देखो रोल तो लिखा है, लेकिन फिर भी आपको लिमिटेशंस आपको एक्सप्लेन करने हैं, ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर आपको IEEE के टोपोलॉजीज के ऊपर एक्सप्लेन करना है। देखो, क्लासिफाई डिफरेंट टोपोलॉजी, जैसे ये IEEE की टोपोलॉजीज आ जाए, आपको पता है आपको स्टार टोपोलॉजी और पीयर टू पीयर टोपोलॉजी को एक्सप्लेन करना है, एंड बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं आपको डायरेक्ट डायग्राम दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, आपका ये पैन कोऑर्डिनेटर है, यानी कि सेंट्रल नोड है ना, जो कि स्टार नेटवर्क में होती है, और आपकी ये क्या है, आपके सारे के सारे डिवाइसेस हैं। तो ये कैसे कनेक्टेड है, ये आपके एक स्टार पैटर्न में कनेक्टेड है, राइट। तो बस आपको यही एक्सप्लेन करना है। सारे जो सेंसर नोड्स हैं वो सिर्फ सेंट्रल नोड के थ्रू ही कनेक्ट कर पाएंगे, यहाँ पे डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है ना। अगर इस डिवाइस को इस डिवाइस से कम्युनिकेट करना है तो पहले सेंट्रल नोड से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और फिर यहाँ से कम्युनिकेट होगा, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, तो ऐसे होगा स्टार नेटवर्क। पीयर टू पीयर के अंदर क्या है, डिवाइस टू डिवाइस भी कम्युनिकेशन है ना। तो आपको यही चीज अच्छे से याद रखनी है। आपके पीयर टू पीयर में क्या होता है, डिवाइस डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाते हैं। पैन कोऑर्डिनेटर यहाँ पे भी होता है, लेकिन इसको हम लोग इतना फ्रिक्वेंटली यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर होता तो है, बट इसको हर एक कम्युनिकेशन में यूज करना ये मैंडेटरी नहीं होता, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर आपकी ये जो टोपोलॉजी क्रिएट होती है, ये पूरी टोपोलॉजी जो हुई है, ये पीयर टू पीयर की मेश टोपोलॉजी क्रिएट हुई है ना। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। बस आपको यही एक्सप्लेन करना है, मल्टीपल पाथ से आप कम्युनिकेट कर पाते हो, और कम्युनिकेशन सिर्फ एक सिंगल नोड पे डिपेंड नहीं करता जैसे यहाँ पर डिपेंड करता था। स्टार नेटवर्क में अगर सेंट्रल नोड फेल हो गया तो पूरे के पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाता है। पीयर टू पीयर में अगर एक नेटवर्क मतलब हो भी गया तो ऐसा नहीं है कि आपका पूरा कम्युनिकेशन रुक जाएगा, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। बस अब ये आप रीड कर लोगे एंड आपका स्टार टोपोलॉजी, पीयर टू पीयर टोपोलॉजी समझ में आ जाएगा। फिर आपको मॉडबस प्रोटोकॉल के बारे में एक्सप्लेन करना है जो आप यूज करते हो। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो मॉडबस कौन सा जो है मतलब एक कम्युनिकेशन मॉडल फॉलो करता है, तो क्लाइंट सर्वर वाला, मास्टर स्लेव भी इसको बोला जाता है। ज्यादातर मॉडबस से रिलेटेड हम मास्टर स्लेव ही इसको बोलते हैं। तो एक मास्टर होता है, यानी जो क्लाइंट है वो इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन, और जो स्लेव है यानी सर्वर है वो उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है ना। तो ये जो है ना कम्युनिकेशन सपोर्टेड है विथ मल्टीपल डिवाइसेस, जैसे कि मैक्स टू मैक्स हम 247 डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो ये मास्टर स्लेव है इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो इस छोटे से डायग्राम से, जिसमें जो मास्टर डिवाइस है यानी जो क्लाइंट है, यहाँ पर आप लिख सकते हो क्लाइंट है, और यहाँ पर ये सर्वर है, क्लियर। तो एक रिक्वेस्ट भेजी और एक सर्वर, यानी कि एक मास्टर एक ही स्लेव से कनेक्टेड है। यहाँ पर एक मास्टर मल्टीपल स्लेव से भी कनेक्ट कर सकता है, एंड मल्टीपल स्लेव इसको मल्टीपल रिक्वेस्ट भी रिस्पॉन्स भी भेज सकते हैं। तो ये है आपका मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन मॉडल, जिसमें आपका यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट ट्रांजेक्शन होते हैं जो आप एक्सप्लेन करोगे, ओके। बाकी मॉडबस कम्युनिकेशन फ्रेम के अंदर दो स्ट्रक्चर होते हैं, PDU और ADU, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट और एप्लीकेशन डेटा यूनिट। मॉडबस का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये डायग्राम में मास्टर स्लेव मतलब एक्सप्लेन करना है, जस्ट बेसिक मॉडबस प्रोटोकॉल का डिस्क्रिप्शन लिख के ये एक्सप्लेन करना है। उसके बाद डायरेक्टली फ्रेम स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, जिसमें PDU और ADU आप एक्सप्लेन करोगे। PDU के अंदर सिर्फ दो चीजें होती हैं, फंक्शन कोड और डेटा। क्या होती है? फंक्शन कोड और डेटा। फंक्शन कोड आपको बताता है कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है, कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है ये फंक्शन कोड बताता है, और डेटा बताता है कि एक्चुअल डेटा कौन सा है भाई, जिसके ऊपर वो एक्शन परफॉर्म करना है, जैसे कि रीड करना है, राइट करना है, तो ये फंक्शन कोड बताएगा कि रीड करना है, तो
कौन से डेटा पे रीड करना है ये डेटा में पता चलेगा, ठीक है। तो पीडीयू में ये फिक्स दो चीजें होती हैं, लेकिन एडीयू में ऐसा नहीं होता। एडीयू के अंदर पीडीयू प्लस एडिशनल फील्ड्स होती हैं। एडिशनल फील्ड्स में क्या हो सकता है, आपका एड्रेस हो सकता है। अब ये तो आपका पूरा पीडीयू हो गया, ये क्या हो गया आपका पूरा पीडीयू। बाकी एरर चेक हो सकता है, एड्रेस और एरर चेक, ये आप याद रख सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया एडीयू पीडीयू। तो देखो यहाँ पर ये पीडीयू के अंदर क्या है, सिर्फ फंक्शनल कोड डेटा, फंक्शनल कोड डेटा, ये पीडीयू है ना पीडीयू। बाकी इस पूरे को क्या बोला जाएगा, एडीयू बोला जाएगा, जिसमें पीडीयू भी कनेक्ट आपका कंसिस्टेड है ना। ये है आपका एड्रेस, ये है आपका एरर चेक, वैसे यहाँ पर हेडर है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ये तो बेसिक मॉडबस एडीयू, एंड यही वाला डायग्राम आप जो है ना ड्रॉ करना, ये वाला आप रहने देना, ठीक है, क्योंकि मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, रहने देना। तो आई होप यू अंडरस्टूड पीडीयू और एडीयू आपको कैसे यहाँ पर दिखाने हैं। तो काफी सारा बड़ा आंसर हो गया। आप चाहो तो आप यहाँ पर मॉडबस के डेटा टाइप्स बता सकते हो। मॉडबस क्या करता है, रीड राइट ऑपरेशन ही तो करता है। तो चार डेटा टाइप्स का यहाँ यूज होता है, कॉइल्स, डिस्क्रीट इनपुट, इनपुट रजिस्टर और होल्डिंग रजिस्टर, है ना। तो कॉइल सिंगल बिट का होता है, रीड राइट कर सकता है। डिस्क्रीट इनपुट सिंगल बिट का होता है, सिर्फ रीड कर सकता है। इनपुट रजिस्टर 16 बिट का होता है, रीड कर सकता है। एंड होल्डिंग रजिस्टर 16 बिट का होता है, रीड राइट दोनों कर सकता है, ठीक है। बाकी ये ट्रांसमिशन मोड्स, आपके दो टाइप के ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं मॉडबस के, एस्काई और आरटीयू। तो ये आप याद रख सकते हो, ये एलआरसी का यूज करता है, जिसमें आपका मैसेज स्टार्ट होता है विद कोलन एंड एंड होता है विद सीआर और एलएफ, ठीक है। बाकी आरटीयू आपका साइक्लिक रिडंडेंसी चेक का यूज करता है, ठीक है। बाकी मॉडबस के यूजेज आप लिख सकते हो कहाँ कहाँ। तो सबसे पहले तो आपने स्कैडा सिस्टम में देख लिया, डायग्राम में मॉडबस का यूज हुआ था। बाकी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, एनर्जी मैनेजमेंट में, आईओटी गेटवेज, अब ये तो आप लिख सकते हो। बाकी लिमिटेशंस आप बता सकते हो कि कोई बिल्ट इन सिक्योरिटी नहीं होती, और जो ये मास्टर स्लेव मॉडल है ये स्केलेबिलिटी के साथ नहीं आता है, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड और रियल टाइम मीडिया मल्टीमीडिया डेटा, एंड इसमें गेटवेज की रिक्वायरमेंट होती है फॉर इंटरनेट और क्लाउड इंटीग्रेशन। तो अगर मॉडबस का क्वेश्चन आ गया तो आराम से अब आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बताया था यूनिट 4 में भी आरएफआईडी का क्वेश्चन आया है, तो आपको यही एक्सप्लेन करना है। देखो जो हमने आरएफआईडी का यूनिट 3 में समझा ना, वही देखो, वही डायग्राम मैंने यहाँ डाल रखा है। प्रोटोकॉल्स आप याद रख सकते हो, ये दो प्रोटोकॉल्स हैं जो आपका, तीन सॉरी, जो आपका जो बेसिकली आरएफआईडी है वो यूज करता है, ठीक है। क्या रोल है उसका वो भी आप इसको यहाँ से पढ़ के जो है ना समझ सकते हो, बहुत ज्यादा सिंपल सा है। ये देखो आपके ये वेयर हाउस है, मतलब आप ऐसा समझ लो शॉपिंग का स्टोरेज रूम है, वहां पे ये सारे आइटम्स हैं, ठीक है, मतलब जहां भी आपका मॉल है। एंड उसके बाद ये आरएफआईडी रीडर क्या करता है, डेटाबेस से कनेक्ट करता है, इससे हमें पता चलता है हर एक आइटम के पास उसका खुद का आरएफआईडी टैग होता है ना। तो ये बस आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। आई होप कि इससे ज्यादा सिंपल और कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। देन यू हैव व्हाट, illustrate various IoT applications जो कि डेवलप हुए हैं यूजिंग आईओपी बेस्ड प्रोटोकॉल्स। आईपी बेस्ड प्रोटोकॉल का यूज करके कौन से आईओटी एप्लीकेशंस आप प्रोड्यूस कर सकते हो। बहुत सिंपल, स्मार्ट होम ऑटोमेशन हम जो है क्रिएट कर सकते हैं, हम स्मार्ट सिटी एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल आईओटी सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, स्मार्ट मीटरिंग, एनर्जी मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एंड रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, एनवायरमेंट मॉनिटरिंग। फिर बस देखो इतने जितने आपको एग्जाम्पल याद रहे कि हम आईओटी डिवाइसेस का सोसाइटी में यूज कैसे कर सकते हैं, तो बस वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। लेकिन हाँ आपको एकदम प्रॉपर ऐसे एक्सप्लेन करना है, जैसे ये देखो ये स्मार्ट लाइट है होम के अंदर, ये स्मार्ट एसी है, ये IPv6 आईपी का यूज करके होम गेटवे से कनेक्ट करेंगे, फिर इंटरनेट एंड फिर आपके मोबाइल ऐप से। तो ऐसे आप पूरा स्मार्ट होम ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हो। स्मार्ट सिटी में ट्रैफिक सेंसर है, स्ट्रीट लाइट है, पार्किंग सेंसर है, ये सब आपके आईपी नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे एंड ये पूरा क्लाउड सर्वर से कनेक्टेड होगा। फिर आपके पास इंडस्ट्रियल आईओटी है, जिसमें हमने क्या देखा, आपका सेंसर होता है, पीएलसी होता है, गेटवे होता है, फिर इंटरनेट एंड फिर आपका डैशबोर्ड आता है ना। तो आपको एकदम प्रॉपर इलस्ट्रेशन के साथ एक्सप्लेन करना है। जितने आप ज्यादा से ज्यादा 3 आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। मैंने मैक्स टू मैक्स आपके यहाँ पे 6 लिख रखे हैं, आपको जो समझ में आया बस उसको आप एक्सप्लेन कर देना। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिख देना, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर है क्रिटिकली इवेल्युएट अगेन, तो आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों लिखने हैं। देख लो यहाँ पर मेंशन भी किया है जिगबी टेक्नोलॉजी का, तो जिगबी टेक्नोलॉजी और अगेन होम ऑटोमेशन के अंदर आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो जिगबी रिलेटेड हम
हमने अभी पहले भी पढ़ा कि ये लो पावर लो कॉस्ट वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है जो कि हम IEEE का यूज करके बिल्ड करते हैं, ठीक है। एंड या इसको हम ज्यादातर यूज भी होम ऑटोमेशन सिस्टम में कर रहे होते हैं। तो ये ZigBee कोऑर्डिनेटर है, अलग अलग राउटर से कनेक्टेड है, एंड ये अलग अलग राउटर अलग अलग एंड डिवाइसेस से कनेक्टेड है। ये डायग्राम आप बना के दिखा सकते हो ZigBee कोऑर्डिनेटर में, है ना। कोऑर्डिनेटर, राउटर और एंड डिवाइस, ये तीन आपके कंपोनेंट्स होते हैं। क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज, बस यही लिखनी है। तो एडवांटेजेस में क्या लिखोगे आप कि ये लो पावर कंजम्पशन करता है, भाई यही सबसे बड़ी बात है। छोटी सी बैटरी है, सालों साल वो डिवाइस सिस्टम चल रहा है घर में, तो क्या इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए, राइट। फिर मैश नेटवर्क कैपेबिलिटीज है, जो डेटा है वो मल्टीपल पाथ ट्रैवल करता है। अगर एक पाथ फेल भी हो गया तो दूसरा पाथ वो जो है चूज कर लेता है। इससे आपके जो होम्स की जो सिस्टम है उसकी रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। फिर स्केलेबिलिटी है, मतलब जो नंबर ऑफ डिवाइसेस है वो लार्ज है, काफी सारे डिवाइसेस सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इट इज सुटेबल फॉर फुल होम ऑटोमेशन सेटअप। अगेन लो कॉस्ट है और सिंपल डिप्लॉयमेंट का यहाँ पर यूज होता है। एंड सुटेबल डेटा रेट फॉर द होम ऑटोमेशन, तो काफी सारा जो डेटा रेट है वो सुटेबल होता है, क्योंकि होम ऑटोमेशन में ऐसा ज्यादा डेटा जो है वो आपका फ्लो नहीं करता है। सो अकॉर्डिंगली ये सपोर्ट करता है उसको, ठीक है। बाकी ये ZigBee कम्युनिकेशन फ्लो है, सेंसर, राउटर, कोऑर्डिनेटर और कंट्रोल ऐप, ये बना के आप दिखा सकते हो। अब लिमिटेशंस क्या है कि डेटा रेट लिमिटेड है, हो सकता है हमें जो है ज्यादा डेटा फ्लो करवाना हो, तो ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग के अंदर ये सूटेबल आपका नहीं है। तो ZigBee एकदम छोटे छोटे कामों में आपका यूज होता है ना। फिर शॉर्ट कम्युनिकेशन रेंज है, तो इससे ज्यादा हम जा नहीं सकते, अगर बड़ा घर है तो क्या करें भाई। इंटरफेरेंस इश्यूज है ना, आपका जो इंटरफेरेंस हो सकता है वाईफाई के साथ, ब्लूटूथ के साथ। फिर सिक्योरिटी चैलेंजेस है, क्योंकि ये छोटी डिवाइसेस के लिए बनाया गया है, तो इसमें इतने ज्यादा हाई लेवल जो फीचर्स एडेड नहीं है, क्लियर। अगेन इसको गेटवे की जरूरत होती है अगर इंटरनेट एक्सेस करवाना है तो, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। एंड इसको कहाँ यूज करते हैं, तो स्मार्ट लाइटनिंग में, लॉक्स में, एचवैक में, देन यहाँ पर एनर्जी मॉनिटरिंग एंड अप्लायंस ऑटोमेशन के अंदर। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। ZigBee क्या है, एक छोटा सा आपका नेटवर्क है, मतलब डिवाइसेस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, मतलब स्मॉल स्केल वाईफाई इसको आप समझ सकते हो, ठीक है। सो ये था आपके पूरे के पूरे 2025 के PYQs फॉर यूनिट 4 एज वेल। एंड यस, आपको इस मास्टर सोल्यूशन से काफी हेल्प मिलेगी, 2022 तक के आप सारे PYQs पढ़ लोगे। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैंने यूनिट 3 और 4 का आपके लिए कवर कर लिया। आपको अगर यूनिट 5 और 6 का भी चाहिए तो आप अगर इस पर्टिकुलर वीडियो में मुझे रिस्पॉन्स अच्छा दिखाओगे एंड काफी सारे कमेंट्स मुझे आएंगे कि हाँ यूनिट 5 और 6 भी एक्सप्लेन करो, तो डेफिनेटली मैं इसके लिए भी सेम वीडियो लेके आ जाऊंगी। एंड हाँ, वो कंपैरेटिवली सिंपलर है एज कम्पेयर टू यूनिट 3 एंड 4, लेकिन फिर भी आप मुझे बता सकते हो। एंड यस, ये सारे मास्टर सोल्यूशंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो कहाँ अपलोडेड है, तो सेपरेट टेलीग्राम चैनल मैंने क्रिएट किया है इसके लिए। एंड या वेरी नॉमिनल सा चार्ज है, 159 रुपीज, वो आप पे कर सकते हो। एंड गूगल फॉर्म फिल करना, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको डेफिनेटली सारे जो है ना स्टेप्स आपको मिल जाएंगे कि आपको फॉलो करना है। एंड यस, दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज लाइक कर देना। एंड ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स IoT के जो है वो मास्टर सोल्यूशन जरूर ले लेना, मैंने आपके लिए डेडिकेटेडली ये बनाए हैं, अलग चैनल क्रिएट किया है कि मैं सारे स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाऊँ, जो नहीं है मेन चैनल में उनको भी। तो प्लीज आप इसको ले लेना, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। यस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।